वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं भाई, इंडिया बिकम यूरोप लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड ऑयल। तो देखते हैं भाई, क्योंकि अब बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि अभी रात को हमने भी भाई देखा तो काफ़ी खुशी हुई। लेकिन ये कि अब देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। I welcome you to World Affair now प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न्यूज सामने आई है। इंडिया यूरोप का नंबर 1 सप्लायर बन चुका है रिफाइंड ऑयल के मामले में। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इज नाउ यूरोप्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल। ये एक मेजर अकॉम्प्लिशमेंट है और इससे देखिए भारत को हेल्प मिलेगी अपने एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ाने में। इवेंचुअली जो हमारा टारगेट है इस साल का $900 बिलियन का, ये हम रीच कर सकते हैं यूरोप की मदद से। क्योंकि अभी मैं ऑनलाइन देख रहा था, वैसे ये जो न्यूज़ है, पहली बात तो कई लोगों को हजम नहीं हुई, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये कैसे हो रहा है कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को भी बीट कर दिया रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में। और मैं ऑनलाइन देख रहा था, कुछ अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, फॉर एग्जांपल डेरेक ग्रॉसमैन, इन्होंने इस टाइप की मीम्स पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी कि किस तरीके से रशियन ऑयल इंडिया के जरिए यूरोप के पास जा रहा है। और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। यूरोप को इंडिया जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को हेल्प कैसे करेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पीएम मोदी ने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन ले किया है भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का। ये 1500 करोड़ का एक ह्यूज साइंस पार्क बनेगा भारत में पहली बार। तो बताइए कि ये डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे बनने वाला है? दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र या फिर सिक्किम? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो जो ये सारा इशू है ना, ये इन डेप्थ समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं आप ये जो एनिमेशन है इस पे गौर करें। ये एनिमेशन मैंने नहीं बनाया, ये अमेरिकन न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया था। यहाँ पे इन लोगों ने डेटा दिखाया है कि किस कंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हैं रिसेशन, मतलब के मंदी में जाने के। इनके हिसाब से सबसे ज्यादा चांस है मंदी में जाने के G7 कंट्रीज के। यहाँ पे आप देख पाओगे G7 कंट्रीज आपको दिख जाएंगे, यूके, यूएस, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस। फिर वैसे थोड़ा नीचे आप जाओगे तो आपको जापान भी दिख जाएगा। इन सब के कंपैरिजन में अगर हम इंडिया को देखें तो यूएस मीडिया खुद एक्सेप्ट करता है कि इस साल 2023 में 0% चांस है इंडिया में रिसेशन यानी मंदी आने के। क्योंकि रिसेशन आने के लिए ना 2 क्वार्टर, मतलब के 3 महीने, टोटल 6 महीने लगातार आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहनी चाहिए। तो भारत की नेगेटिव तो जाती ना, अनलेस कोई बहुत ही बड़ा कोई इवेंट हो जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0% है। मगर बाकी देशों में आप देखो तो एक डर है रिसेशन का। आर्थिक मंदी जब एक बार आ जाती है कंट्री में तो उससे उस कंट्री के बिजनेस, इकोनॉमी को काफी लॉस होता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि आर्थिक मंदी को प्रिडिक्ट करने के लिए एक रिसेशन प्रोबेबिलिटी मॉडल भी एग्जिस्ट करता है। ये मॉडल अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है सिंस 1982। तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे पता नहीं आर्थिक मंदी कब आएगी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। मगर पश्चिमी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में आर्थिक मंदी बिल्कुल आप कह लीजिए डोर स्टेप पे है। कभी भी इस टॉपिक को लेकर बड़ी न्यूज आ सकती है यूरोप या फिर यूएसए से। नाउ जब आर्थिक मंदी बिल्कुल आपके दरवाजे पे होना, तो ऐसे टाइम में सैंक्शन जो लगा रखे हैं रशिया पे, ऑयल प्राइस कैप वगैरह, ये सारी चीजें पीछे चली जाती है। वर्बली तो कंट्रीज कहते हैं कि हाँ जी हम यूक्रेन के साथ है वगैरह, मगर चुपचाप उनकी जो मेन नीतियां हैं ये चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जापान ने जब रिसेंटली ये अनाउंस किया कि ये लोग रशिया से ऑयल परचेज करेंगे $60 प्राइस कैप के भी ऊपर, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट थी। जापान ने ऑलमोस्ट G7 कंट्रीज को कह दिया हमसे ना हो पाएगा, हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसका ध्यान रखना होगा, हम यूक्रेन के सैंक्शंस की वजह से मंदी में नहीं जाना चाहते। तो जापान एक ऐसा देश जो पुतिन पर, रशिया की सरकार पर सैंक्शन अनाउंस कर चुका है, उसे यू टर्न लेना पड़ा और वापस रशिया का ऑयल परचेज करना पड़ा। और इतना ही नहीं, जापान के बाद ना रिसेंटली पाकिस्तान को ये अनुमति मिल चुकी है यूएसए से कि जाओ जाके तुम भी सस्ता रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर लो। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं टू यूएसए, इन्होंने ये बात खुद एडमिट करी है
कि पाकिस्तान को अप्रूवल मिल चुका है यूएसए का और अब पाकिस्तान आराम से रशियन ऑयल परचेज कर सकता है। अब आप समझ लीजिए, जब पाकिस्तान को भी अप्रूवल मिलना शुरू हो जाए तो ऑलमोस्ट आप मान लो कि सबको ये अप्रूवल मिल चुका है, आखिरी नंबर पाकिस्तान का यहाँ पे आया होगा। और यूरोप भी लंबे समय से क्या कर रहा है, कई महीनों से चुपचाप क्या कर रहा है कि जो कच्चा तेल रशिया प्रोड्यूस करता है ना, वो कच्चा तेल जब भारत में पहुंचता है और जब वो रिफाइन होता है, देखिए कच्चा तेल आप रिफाइनरी में रिफाइन करोगे और भारत के पास रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत सारी है, हमारी दिग्गज कंपनियां हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी का मेन बिजनेस क्या है, ऑयल रिफाइनिंग। आप देखोगे ऑयल रिफाइनिंग से वो बहुत कमाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑयल रिफाइनरीज में बहुत कमाती है। उसके अलावा वेरियस हमारी कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनकी मेजर रिफाइनरीज हैं ऑल ओवर इंडिया और इनके पास ये शक्ति है कि कच्चा तेल यहाँ पे आप डालो और ऑयल के जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल पेट्रोल ये प्रोड्यूस कर सकते हैं और फिर जो ये फिनिश प्रोडक्ट्स है ना, ये इंडिया इतने बना देता है कि हम फिर बाद में इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। आप जान के हैरान होंगे, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? हमारे एक्सपोर्ट्स आपको पता है कि इस साल अभी न्यूज आई है कि $750 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, बड़ी बात है। और अब जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है उसमें सरकार का टारगेट ये है कि $900 बिलियन के टोटल एक्सपोर्ट्स करेंगे, गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर। तो ये सब अकॉम्प्लिश करने में सबसे बड़ा सपोर्ट पता है किसका आता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। आप अगर इंडिया के स्टील आयरन के एक्सपोर्ट्स देखो तो ये कुछ भी नहीं है भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के सामने। हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा कमाते हैं अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से, ये इंडिया का मेन एक्सपोर्ट है। और दुनिया में आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बाद, रशिया तो खैर अब लिस्ट में राय नहीं है, तो यूएसए के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर आपको मिलेगा, क्योंकि टोटल कैपेसिटी ऑयल रिफाइन करने की हमारे देश में है 250 मिलियन टन। इट इज क्वाइट इनसेन। तो यूरोप देखिए पहले भी काफी बार इंडिया से जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कच्चे तेल से जो आप बनाते हैं, वो यूरोप हमसे परचेज करता था। मगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया को भी जो हमने बीट किया है ना, इससे दो बात साबित हो जाती है। पहली बात तो ये कि इंडिया की जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है ये बहुत बढ़ चुकी है। दूसरी बात, यूरोप को भी सस्ते रशियन ऑयल का फायदा चाहिए। रशियन ऑयल सस्ता है, नो डाउट। रशियन ऑयल सऊदी अरेबियन ऑयल से सस्ता पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आपका मेन रॉ मटेरियल सस्ता है तो उसके बाद जो रिफाइनरी के बाद आप बनाओगे वो भी आप सस्ते रेट पर बेच पाओगे। बहुत ही बेसिक बात है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे। मान लो दो दुकानें हैं, एक दुकान को दूध सस्ते रेट पर मिलता है तो ऑब्वियसली बात है वो दुकान आगे जाकर दही पनीर वो भी सस्ते रेट पर ही बेच पाएगी। तो यूरोप प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, घुमा फिरा के रशिया का ही फायदा कर रहा है। रशिया से ये लोग डायरेक्टली डीजल पेट्रोल नहीं परचेज कर रहे, बस इंडिया के थ्रू परचेज कर रहे हैं। इससे आप कह लीजिए इनकी फेस सेविंग हो रही है। एटलीस्ट ये दुनिया को ये कह सकते हैं कि देखिए हम रशिया से कुछ परचेज नहीं कर रहे मगर इंडिया के थ्रू ये सस्ता फ्यूल परचेज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में देखिए हिपोक्रेसी नहीं है, ये हिपोक्रेसी अल्ट्रा प्रो मैक्स है। और मैं कहूंगा यूरोप ही ये सब कर सकता है। बाकी देखो जापान खुल के कहता है कि ये अब रशिया का ऑयल परचेज कर रही है, पाकिस्तान में लाख बुराइयां होगी, ये भी खुल के कह रहे हैं कि हाँ जी यूएसए से हमको पर्ची मिल गई है, वहां पे लिखा है कि जाओ परचेज कर लो, तो हम परचेज कर लेंगे। मगर यूरोप ने कितने लंबे समय तक बाकी कंट्रीज की आलोचना करी, उनको ये कहा कि तुम गलत साइड खड़े हो, तुम हिस्ट्री की गलत साइड खड़े हो, बट चुपचाप ये लोग ऑयल परचेज कर रहे थे। बाय गॉड, एक एक्सट्रीम लेवल की हिपोक्रेसी। और ये मजाक नहीं है, इसे मजाक मत लेना, ये सीरियस बात है कि एक दुनिया का रीजन जहां से इतनी वेल्थ प्रोड्यूस होती है, इतनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है, वहां के लोग इतने दोगले हैं। इट इज बैड फॉर मैनकाइंड। पर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखो तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे, यूरोप की डिमांड कम होने वाली है नहीं, ये लोग फ्यूल परचेज करेंगे और भी कंट्रीज परचेज करेंगी। और रशिया यूक्रेन वॉर लगता नहीं है कि खत्म होने वाली है। रिसेंटली ज़ेलेंस्की ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हो सकता है, मुझे पता नहीं ये होगा या नहीं, बट उनका कहना ये है कि हो सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर कई दशकों तक चले। ये तैयारी करके बैठे हैं कि 10-20 साल हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहे, खत्म ना हो। क्यों? क्योंकि ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, ना रशिया पीछे हटने को तैयार है। सीज फायर होता ना, यूक्रेन को लगातार यूएसए के वेपन्स मिल रहे हैं,
तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि कई सालों तक लगातार चलती रहे। यूएसए की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको काफी फायदा होगा इससे, मगर बाकी दुनिया की अगर हम बात करें तो बिल्कुल रिसेशन आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रैश करेंगी। बट इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि सिंस हमारे यहाँ मंदी का चांस 0 है ना, तो इसी बहाने आप देखोगे कि बहुत सारे निवेशकों का पैसा ये रिसेशन ग्रस्त कंट्री से बाहर निकालकर धीरे धीरे ये इंडिया में पंपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये इवेंचुअली होगा। और इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखिए, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट कि हमें ये स्थिति मिल रही है। फॉर्चुनेट क्या कहूँ मैं, एक कहावत होती है लक फेवर्स द ब्रेव, तो हमने हमारा लक खुद कमाया भी है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे इंडिया के एक्सपोर्ट्स में एक मैसिव जंप आने वाला है। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे ओपन होगा। 1500 करोड़ का डिजिटल साइंस पार्क होगा ये, और ये ओपन होगा केरला में। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम नरेंद्र मोदी टू ले स्टोन फॉर डिजिटल साइंस पार्क इन केरला। 1500 करोड़ रुपए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज है आखिरी दिन अनअकैडमी की मेगा सेल का, तो आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है यू कैन परचेज इट नाउ। सीधा जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको वेरियस कोर्सेज के लिंक्स मिलेंगे। और यूपीएससी का जो कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी होती है, इसमें एक मेगा डिस्काउंट चल रहा है जो आज रात मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगा। तो अवेल करने के लिए यहाँ पे जो ये लिंक है यहाँ पर इस पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी कॉम्बो ऑफर, जिसके अंडर प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे विद अनअकैडमी। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी इसी नोट के साथ। ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हाँ जी गाइस, तो जैसा हमने भाई देखा कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि वही ना कि भाई चोरी छुपे वो हर चीज़ अपना ले रहे हैं यूरोप। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे थे कि हम तो भाई जो है हम तो कभी भाई चखेंगे भी नहीं चीज़ दुश्मन की, लेकिन ये नहीं पता था कि भाई ऐसे चूस रहे हैं कि इधर से इंडिया जा रहा है और इंडिया से सीधा वो ले रहे हैं। लेकिन क्या है भाई, इंडिया को फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप देखें ना कि भाई सऊदी अरेबिया को भी काट दिया है। ये देख ले कि पहले सुनते थे कि सबसे ज़्यादा इसके थोड़ा पीछे अगर है ना, तो ये एक काफ़ी मेहनत है जिसमें पीएम मोदी जी को इस चीज़ की दाद देनी बनती है। और प्लस जो है ना एस जयशंकर साहब जो है ना इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दाद वो डटे रहे हैं ना, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो जो उन्होंने इस वक्त अपनाई है ना, मैं कहता हूँ कि वो कमाल कर गए हैं। जितना प्रेशर हर कंट्री के ऊपर था, खासकर छोटे मोटे कंट्री की तो कोई इतनी खास नहीं होती, लेकिन जो बड़ी कंट्री थे ना उनके लिए काफ़ी मामला जो है ना वो डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि वन साइड चूज़ करनी थी। और हर तरफ जो है ना वो अमेरिका ने प्रेशर किया हुआ था कंट्री हर को कि आप कहीं ना कहीं भाई हमें जवाब दे हो कि आप किस साइड के ऊपर बैठे हुए हैं, कहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत एक बुद्धि जो है ना वो इस्तेमाल की गई इंडिया की तरफ से, और उन्होंने जो है ना वो एक अच्छा स्टैंड लिया कि उन्होंने कोई किसी की तरफ झुकाव शो नहीं किया और अपने काम से काम रखा। रशिया को भी साथ रखा, यूक्रेन को भी साथ रखा, यूएसए को भी साथ रखा और यूरोप को भी साथ रखा। किसी को कुछ भी नहीं कहा कि आप हम इस साइड के ऊपर हैं इस साइड। लेकिन वहाँ से जो है ना वो एक जो कहते हैं ना कि मौके से फ़ायदा उठाना, वो एक मौके से इस तरह फ़ायदा उठाया कि उन्होंने जो भी ऑयल रेलिवेंट प्रोडक्ट्स थी ना वो फॉरेन बेस के ऊपर जो है ना वो वहाँ से लेनी शुरू की। पहले भी ऑलरेडी ले रहे थे, लेकिन उस वक्त काम बढ़ा दिया। रशिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ के कि कोई ना कोई मेजर कंट्री हमारे साथ जुड़े। इनसाइड इंडिया जुड़ा रहा और लोगों को पता ही नहीं चला इस चीज़ का, मतलब पता था लेकिन ये नहीं पता था कि एक वक्त में एक ऐसा धमाका होगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी कि भाई सऊदीया से भी जो है ना वो ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया। सही बात है। आप देखो ना कि रशिया का जैसे स्टैंड था, उन्होंने भाई पुतिन ने काफ़ी उनको घबराया हुआ था यूरोप को कि मैं अभी सप्लाई बंद करने लगा हूँ, मैं बस आपके चूल्हे बंद करने लगा हूँ। तो वो बहुत ना डर गए थे। इस चीज़ का फायदा भाई अब इंडिया ने उठा लिया। उन्होंने धड़ाधड़ भी उधर से मतलब कि एक जैसा कि फायदा रशिया से लिया और आगे भाई वो यूरोप को अपनाते रहे हर चीज़।
तो काफी आप देखो ये चीज सब अब खुलकर सामने आ चुकी है। अब इस पर कोई डाउट नहीं होगा रशिया को या किसी एक मतलब के अमेरिका को या किसी और कंट्री को, क्योंकि उन्होंने भैया हमने पैसों से लिया और आगे वो मतलब के दे रहे हैं, जिसको भी दे उनकी चाहे मर्जी हो। लेकिन काफी अच्छी भाई न्यूज भी है और काफी ये न्यूज अब गर्दिश भी करेगी। रात को ही आई थी तो इसके हमारे मीडिया के ऊपर तो काल की हाल पड़ी चल गई है इधर बहुत चल उनको गई। अपनी खुशी नहीं है जितना इसका मातम जो है ना वो कर रहे हैं कि मतलब देख लो कि किस तरह मुल्क फायदा उठाते हैं और किस तरह एक फॉरेन, क्योंकि हमारे यहाँ ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो आजाद है और अपने फैसले कोई भी कंट्री खुद कर सकता है। लेकिन आपके सामने हमें पर्ची मिली है तो हमने जाके जो है ना वो लिया नहीं, हम तो काफी एक डिपेंड है ना भाई, हमारा तो मुल्क भी नहीं है पता नहीं कौन से, हम एक जंगल में रहते हैं। अब देखो ना कल को एक हिना रब्बानी की ऑडियो लीक हुई, वो पूछ रही थी शहबाज शरीफ के से कि हम किस दिशा में जाएं, चाइना की तरफ जाएं, अमेरिका की तरफ जाएं या किधर जाएं, कोई हमें अपना कोई स्टैंड तो दे, जिधर माल मतलब अच्छा उधर बताएं, हम चले जाते हैं। देखो ना एक मतलब कि उनके पास इतने बड़े बड़े ओहदे और किस सीटों पर वो बैठे हुए हैं और अजीबो गरीब बातें कर देते हैं। एक देखो ना ऑडियो में पूछ रही है किधर जाना है, चाइना की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं, कोई हमें चीज बताएं सही। तो इससे एक देखो फॉरेन पॉलिसी हमारी कितनी कमजोर है और ये क्या करने की हमारा मुल्क ही ऑडियो पर चलता है, क्या करने की ये सलियत रखते हैं। कभी ये जज की दादी की ऑडियो लीक कर देते हैं, कभी किसी की कर देते हैं। एक ड्रामा भाई बना हुआ है मुल्क ने, एक वो बोलते हैं ना लकी रानी सर्कस बनी हुई है, सर्कस में जी रहे हैं, समझ नहीं लग रही। आज से 6-7 महीने पहले भी सुना था कि रशिया ऑयल खरीद रहे हैं, अभी तक कोई ना कोई सुबह उठते हैं ये खरीद लिया, ये खरीद तो लिया है, उसकी अप्रूवल वगैरह हो सकता है कि एक कंटेनर जहाँ तक जो है ना वो मैंने न्यूज़ देखी थी वो आ भी चुका है। लेकिन ये कि पहले ये एक बहुत वाह वेला था कि उसको करेंगे क्या, पाकिस्तान के पास रिफाइनरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये कि आप सब कुछ मिल जाएगा। ये पता नहीं क्या इनकी सियासत चल रही होती है, हमें नहीं पता इस चीज का। लेकिन ये कि थोड़ा सा तो पाकिस्तान के लोग जो है ना वो पहले दिन से इस चीज के ऊपर एग्री थे कि हमें जो है ना वो वहां से लेना चाहिए। बाकी कंट्री ठीक है वो मतलब जैसे भी है वो ले रहे हैं, इंडिया भी ले रहा है, लेकिन ये कि इनको स्टार्ट में ये काम कर देना चाहिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन फिर भी अभी एक जो है ना वो देखा जाए ना मामला काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है इंडिया को देख कर ना, जैसा कि मतलब कि G20 भी आ रहा है, ऊपर से ये बड़ी बड़ी न्यूज़ें भी, एक चाइना को काफी स्ट्रॉन्ग जवाब, तो काफी ना पॉलिटिक्स में आप देखने का भाई मजा आ रहा है। और इनको तो भाई स्टेप लेना चाहिए, एक उधर लेना चाहिए और दूसरा भाई ये तिजारत ओपन करनी चाहिए इंडिया के साथ। ये 2 काम हो जाएं तो काफी ज्यादा बच जाएंगे, ना उधर जाने की जरूरत। अच्छा देख लो इनकी बुद्धि, फिर हमें तो समझ नहीं आती कि फिर ये डायरेक्ट रशिया के पास गए हैं, यहाँ से तेल गुजर के यूरोप जा रहे हैं। इन्होंने ये नहीं हिम्मत की कि हम यार इधर से रिफाइन हुआ जो है ना वो इंडिया से ले लें। इतना जो है ना ये मतलब पता नहीं आप देखो ना, मैं कहता हूँ अगर ये ओपनली खुल के आते हैं ना, गवर्नमेंट ओपनली खुल के आ जाए कि भाई हमारा चारा नहीं है, आप हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना, तो कुछ भी नहीं होना। एक आप चाइना पर, एक आप अमेरिका पर काफी डिपेंड है, जो आपको अमेरिका बोलेगा आप वही करेंगे। अगर अमेरिका आपका भले के लिए चाहता तो वो आपको ईरान की परमिशन दे देता कि आप ईरान से तेल ले लें, क्योंकि ईरान से आपको मतलब के, लेकिन ईरान के मतलब की उनकी प्राइस काफी हैवी होती है, लेकिन एक गैस की तो परमिशन दे सकते थे ना। उन बेचारों ने पैप वगैरह बिछाए हुए हैं, इन्होंने आगे से काम स्टार्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है, आप मतलब के गैस वगैरह नहीं ले सकते। तो काफी भाई एक अमेरिका पर डिपेंड भी है, और अमेरिका पर डिपेंड आप इनको भाई होना भी चाहिए काफी, क्योंकि अब एक साइड तो इन्होंने चुननी है, चाहे अमेरिका चुन ले, चाहे कोई नहीं चुननी भी नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है चुनने की। ठीक है हालात जैसे भी हैं, कभी ना कभी तो स्टैंड लेना पड़ना। आप बाकी भी तो कंट्री जो है ना वो आप दूर ना जाए, इंडिया की हमेशा मिसाल सामने आती है, उन्होंने भी तो एक स्टैंड लिया, वो आप सबके साथ एक बराबर रिलेशन रखे, कुछ भी नहीं होता, थोड़ा है। लेकिन ये कि असल में दरमियान में यूक्रेन वाला मामला है, इन्होंने वहाँ पे कुछ उनके साथ काम कुम किया, उसके अवज जो है ना वो फिर अमेरिका थोड़ा राजी हुआ है। लेकिन ये कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है ऊपर लेवल पे तो बिस्ती एक होता है कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए भी एक मुश्किल हो जाता है कि यार क्या हमारी यार सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो थोड़ा ऊपर वाले नहीं करने देते तो वो अवाम क्या करेगी। ये चीजें हैं, ये चलती आ रही हैं। लेकिन ये कि उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।